अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $700 मिलियन की अगली किस्त जो पाकिस्तान की है वो मंजूर कर दी है, और जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का पिछले साल जुलाई में, उसके तहत पाकिस्तान को अब ये जब किस्त की मंजूरी हो गई है तो कुल $1.9 अरब IMF की तरफ से मिल जाएंगे, और बाकी जो $1.1 अरब हैं वो मार्च में, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान जो IMF का अगला रिव्यू और उनकी शराइत है उस पर अमल दरामद करता है। शहबाज, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ज़ाहिर है IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी शराइत उनकी जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसका नेगेटिव फॉल आउट खास करके महंगाई की सूरत में बिजली की कीमतें, तेल, एनर्जी जो कीमतें, उनमें इजाफे की वजह बना। लेकिन इस दफ़ा एक तो ये जो रिव्यू था स्टैंड बाय अग्रीमेंट का पहला, वो बड़ा स्मूथ गया, और दूसरा जो इसके साथ जो स्टेटमेंट आती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, ओवरऑल they have given a very positive picture about Pakistan's economy, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को वो बेहतर देख रहे हैं। तो how do you see this? देखिए, ये वाला जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, 9 माह का प्रोग्राम है, ये स्टार्ट से ही कोई इतना डिफिकल्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रही। ये कोई गालबन 12 जुलाई को इसका ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हुआ था। मिड ऑफ अगस्त में नई गवर्नमेंट आ गई, केयर टेकर गवर्नमेंट, चूँकि नॉन पोलिटिकल गवर्नमेंट है तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कुछ उन्होंने टफ इकदाम करने थे और जो किए उसका लोगों के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। उनका जो बुनियादी फोकस था और होना भी चाहिए था वो इकोनॉमी थी, उन्होंने इकोनॉमी को करेक्शन की तरफ वो लेके गए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो सकता है तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है, और इसके साथ ही जो फिजिकल मैनेजमेंट थी उन्होंने उसमें कुछ बेहतरी दिखाई है। लेकिन डेवल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल्स, और डिटेल्स में अगर आप जाएं, आप एक चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक स्टेटमेंट है, इसकी जो टोन है IMF की स्टेटमेंट की वो बड़ी पॉजिटिव है। और ये पिछली दफ़ा भी जब इनका 15 नवंबर को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी हुई थी उसकी भी टोन पॉजिटिव थी, एक दो चीज़ों को छोड़ के जो उनकी प्रीव्यू में पहली दफ़ा आई थी, बाकी उनकी जो टोन थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। इसमें भी जो बुनियादी बात है IMF की स्टेटमेंट में कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जो मैशियत है वो मुस्तहकम की तरफ उसका जो सफ़र है वो शुरू हो गया। अब इसको देखने के दो तरीके, क्या जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो गई है, या इकोनॉमी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया टूवर्ड स्टेबलाइजेशन। IMF जो अपनी स्टेटमेंट में बता रहा है कि पाकिस्तान ने सफ़र का आगाज़ किया है टूवर्ड स्टेबलाइजेशन, विच इज़ इंपॉर्टेंट। वरना वो कह सकते थे कि स्लिपेजेस हो रही हैं और हालात ठीक नहीं है और ये इकदाम करने पड़ेंगे। एक्सप्लिसिटली 3-4 चीज़ों को छोड़ के ओवरऑल उन्होंने बता दिया कि बेहतरी की तरफ जो काम का है वो आगाज़ हो गया। इसके साथ ही उन्होंने जो एक वार्निंग इसके अंदर है, इम्प्लिसिट टेसिट, वो ये है कि जिन इकदामात के ऊपर अमल दरामद किया गया है उस पे अमल दरामद जारी रखें, और जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया कि देयर इज नो रूम फॉर स्लिपेजेस, कि आप, और ये 3-4 बड़ी चीजें क्या है जो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा होती है कि बजट के ऊपर अमल दरामद करना है ताकि एक फिजिकल स्टेबिलिटी आ जाए। दूसरा उनका यह है कि जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर आपने अमल दरामद जारी रखना, वो है या नहीं वो बात की बात, उसके ऊपर उन्होंने आगे बोला। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर आप अमल दरामद जारी रखें। और चौथा जो है SOEs की रिफॉर्म्स, SOE की रिफॉर्म्स के हवाले से बहरहाल ऐसा कोई डेवलपमेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गिवन द काइंड ऑफ चैलेंजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इतने अरसे से फेस कर रही थी, एंड ज़ाहिर है कि अगर रियासती इदारे या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर ये कहे कि जी हमारा जो स्टेबलाइजेशन की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है, तो यू विल ऑलवेज टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने तो यही कहना है। लेकिन कमिंग फ्रॉम द IMF, डिस्पाइट जिसमें ज़ाहिर है कि नोट ऑफ कॉशन भी है, तो probably it will send a positive signal to all the investors and the जो हमारे बाकी जो lenders हैं, at least that if IMF is certifying कि we are on the right track at least। बिल्कुल, ये इसलिए मैंने बोला ना कि एक इसकी जो टोन है स्टेटमेंट की बड़ी पॉजिटिव है, और ये एक वेलकमिंग स्टेप है फ्रॉम द IMF साइड। इसका अगर इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होती और उसके साथ आपका जो IMF का प्रोग्राम है उसके ऊपर अमल दरामद होता है जिस तरीके से अभी हो रहा है, तो एक आपकी ओवरऑल जो आउटलुक जो पाकिस्तान का बनना था वो बड़ा पॉजिटिव बनना था। अब बावजूद इसके कि IMF इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट उसने दी है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं
वो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको बेहतर नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या एक उसकी स्टेबिलिटी की तरफ जो एक सफर है वो काफी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जो इलेक्शंस हैं उसका 8 फरवरी को हो जाना, उसके बाद एक मुस्तहकम हुकूमत का बनना, उस मुस्तहकम नई हुकूमत का IMF के साथ एक नए प्रोग्राम के लिए नेगोशिएट करना इंतहाई जरूरी है। ये जो पॉजिटिविटी हमें स्टेटमेंट में आज नजर आ रही है, ये इसके ऊपर कंडीशन, इस चीज के ऊपर जो खुद IMF ने कहा है कि आपने इन इस्लाहात के ऊपर अमल दरामद जारी रखना है और कोई स्लिपेजेस की गुंजाइश नहीं है। इसमें 2-3 चीजें अगर हम क्विकली बता दें नाज़रीन को। एक तो ये कि जो GDP ग्रोथ रेट है उसके हवाले से IMF ने जो इसकी पहली फोरकास्ट थी 2.5%, उसको कम करके इस साल की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2% उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। इसका मतलब यह कि नेट जो GDP ग्रोथ होगी पाकिस्तान में पर कैपिटा वो नेगेटिव होगी। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाई है। अगर 2% अगर आपका GDP ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में रियल टर्म में लोगों की जो इनकम्स है वो नहीं बढ़ रही। दूसरा, उसके साथ ही महंगाई के हवाले से जो उनकी पुरानी फोरकास्ट थी वो तकरीबन 26% का एवरेज इन्फ्लेशन रेट ले रहे थे। जब नवंबर में उनका मिशन यहाँ पे आया तो उस वक्त उनका ये ख्याल था कि ये वाली जो रेशो है ये अब जून में जाके ये 26 की बजाय 22.8% होगी। लेकिन पिछले 2 माह में एक बुनियादी तब्दीली आई, और वो तब्दीली है कि ये जो उन्होंने फाइनल अब अपने नंबर जारी किए वो 22.8 का फोरकास्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने 24% महंगाई की शरह की बात की। इसका मतलब कि पिछले 2 माह में भी IMF का जो व्यू है पाकिस्तान के अंदर जो इस महंगाई की सूरत है उसके बारे में चेंज हो चुका है। तो पहले वो कम उसमें जो रफ्तार उसमें कमी की वो ज्यादा देख रहे थे, अब कमी की रफ्तार वो कम देख रहे हैं। तो 26 से अब 24% है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एडवाइस कर दिया कि आपने टाइट मॉनिटरी पॉलिसी जारी रखनी है। इसका मतलब यह है कि जो शरह सूद इस वक्त 22% है इसको कम करने की गुंजाइश उस तरीके से नहीं है। ऑल्दो उन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट को एवरेज को जो कम किया है वो 2% किया है। बट दूसरा, इसके साथ ही जो एनुअल मतलब जो आपके इस अगर आप जून की बात करेंगे, जून 2024 की, उसको जब वो कंपेयर करेंगे जून 2023 से, उस हवाले से उनकी जो नवंबर में उनकी असेसमेंट थी क्योंकि 16.5% ये रेट होगा, अब वो कह रहे हैं 16.5% नहीं होगा, 18.5% होगा। तो कामरान जो महंगाई वाली साइड है और GDP ग्रोथ वाली साइड है वहां पे पॉजिटिव उनकी वो नहीं दे रही यहाँ पे डेवलपमेंट। और लेकिन एक चीज के ऊपर ज़ाहिर है कि जो माजी में भी जो IMF के साथ जो भी मुज़ाकरात होते रहे, एक जो स्टिकिंग पॉइंट हमेशा से रहा वो बिजली और गैस की कीमतें, क्योंकि IMF का एक मौक़िफ़ है, एक तो पावर सेक्टर के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो भी लॉसेज हैं उसको रिकवर किया जाए, और तो कोई हल है नहीं, और वो कहते हैं कि आप पास ऑन करें जो भी बिजली और गैस की कॉस्ट है। तो इस रिव्यू के अंदर और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने 2023 में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जो बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको रिकवरी के बिल्कुल वो क्लोज ले आए हैं। तो दिस मीन्स के अगर अगला रिव्यू भी होता है या फिर अगली गवर्नमेंट नया प्रोग्राम करती है तो थोड़ा कम उनके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि बहुत से मुश्किल फैसले तो 2023 में हमने देखा है कि PDM की गवर्नमेंट ने और फिर ये निगरान हुकूमत ने किए हैं, बिजली और खास करके गैस की जो कीमतों उस हवाले से। देखिए, ये जो काम कर रहे हैं उससे डेफिनेटली जो अगली गवर्नमेंट होगी और नए प्रोग्राम के हवाले से रिलेटिव टर्म्स में दबाव कम होगा। लेकिन जब नया प्रोग्राम नेगोशिएट होगा तो उस वक्त की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो असेस होंगी, क्योंकि आपने पीछे से बैकलॉग क्लियर करते जा रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा करके भी और गैस की कीमतों में इजाफा करके भी, तो उतना ही दबाव जो है वो कम हो जाता है। अब इनकी जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, उन्होंने भी कामरान एक स्टेटमेंट इसके साथ ही जारी किया है, जो स्टाफ लेवल की एक प्रेस रिलीज आई है प्रोग्राम के फर्स्ट रिव्यू की कंप्लीशन की। उसके अंदर वो जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी ये बात कह रही है कि देयर आर नो टेंटेटिव साइंस ऑफ एक्टिविटी पिकिंग अप एंड एक्सटर्नल प्रेशर ईजिंग। अब वो बड़ा कॉशियसली वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसे आपको विक्ट्री डिक्लेयर नहीं कर रहे, जैसे वजारत खजाना ने पिछली दफा कहा था कि जी फाउंडेशन में ले कर दिया बाकी तो बस सब हरियाली ही हरियाली। यहाँ पे कॉशियस स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि 3-4 काम पाकिस्तान को करना पड़ेंगे कि जो FDR की जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू वाली जो है वो जारी रखनी पड़ेगी इनको। उसके साथ ही जो जो तशवीश है उनके लिए वो जो सूबाई अखराजात में इजाफा वो देख रहे हैं। और तीसरी वो बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स का बर्डन डालना पड़ेगा। और बिजली और गैस की कीमतों में जैसे आपने कहा इसकी ये खुशाइंद बात है। कुछ उन्होंने और भी फोरकास्ट, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं अभी लगाते, लेकिन 2 बातें उसके अंदर हैं। जो डेट टू GDP रेशियो उसको अभी भी IMF हाई बता रहा है, रफली 77% ऑफ GDP, या जून के आखिर तक ये 81,000 अरब रुपए का पाकिस्तान का कर्जा हो जाएगा। जो बजट डेफिसिट है
जो हदफ हुकूमत का था, उन्होंने रखा हुआ था बजट डेफिसिट का, वो 6.5% है। IMF का ये ख्याल है कि 6.5% नहीं होगा, ये कुछ 7.6% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का जो बजट है, जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, उससे कुछ तकरीबन 1200 अरब रुपए ज्यादा अखराजात रहेंगे और 1200 अरब रुपए आपको इजाफी बोरो भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक रिएक्शन दिया है IMF की स्टेटमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आपने अप्रिशिएट तो किया और वो भी अप्रिशिएट करते हैं जो काम हो रहा है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जो अबव टैक्स टारगेट जो कलेक्शन हो रही है BR की, उसकी वजूहत उन्होंने 3 बताई हैं। मुल्क में महंगाई की रफ्तार बहुत ज्यादा है, रुपए की कदर में कमी हुई है, जिसकी वजह से वो इंपोर्ट स्टेट के ऊपर टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है। उन्होंने कहा जी ऑलरेडी टैक्स सेक्टर है, उसके ऊपर मजीद बोझ डाला गया है। और बिजली के शोबे में जो IMF ने तारीफ किया पाकिस्तान की, उसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने यह कहा है कि बिजली के शोबे में जो बेहतरी है, ये कुछ पेशरफ्त हुई है, वो बुनियादी इस्लाहात की वजह से नहीं हुई, बल्कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है उसकी वजह से हुई है। बहरहाल टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कामरान उनका अभी भी इतराज है कि देयर इज अ मिसमैच। एक तरफ तो हाई शरह सूद है, दूसरी तरफ जो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसकी जो बोरोइंग्स हैं फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्ट तो बोरो नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट वो कर रहे हैं थ्रू बैंक्स, वो रैकेट है। तो ये कुछ उन्होंने अपने PBC ने अपने अच्छा, बिफोर गोइंग टू ब्रेक, अब जो अगला रिव्यू है और ये प्रोग्राम जो स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट था, ये मार्च में कंप्लीट होना है और अगला अगर हम कंप्लीट करते हैं तो $1.1 अरब की हमें किस्त मिलेगी। डू यू थिंक, क्योंकि 8 फरवरी को इन ऑल प्रोबेबिलिटी इलेक्शंस होने हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो उसमें तो फिर जाहिर है कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बिजी होगी, तो ये आपको स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट है 3 बिलियन का, ये कंप्लीट होता नजर आ रहा है, या फिर यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म है, जो नई गवर्नमेंट आएगी दे विल हैव एक्सटेंडेड प्रोग्राम विद द IMF? देखिए, टाइमिंग थोड़ी सी क्रूशियल हो गई है। पहले जो इंतखाबात थे वो नवंबर का था, फिर जनवरी की, फिर फरवरी का। तो अगर जनवरी में इंतखाबात हो जाते तो IMF ने अपना जो मिशन था वो फरवरी में पाकिस्तान टेंटेटिवली स्केड्यूल किया था और बोर्ड का अप्रूवल भी था। अब इंतखाबात ही 8 फरवरी को हो रहे हैं। मुझे ये लग रहा है, हतमी बात इस स्टेज पर नहीं की जा सकती, मुझे ये लग रहा है कि IMF इंतजार करेगा नई हुकूमत का। जब नई हुकूमत आ जाएगी तो फिर अपना मिशन लॉन्च करेगा। जो मिशन आएगा सेकंड रिव्यू और तीसरी आखिरी कर्जे की जो किस्त है $1.2 अरब की रफली, उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि वो किस्त के साथ के लिए भी मुज़ाकरात होंगे और अगला जो बड़ा प्रोग्राम होएगा उसके लिए भी एक ब्रिज नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको फिर साइनिंग शायद उसकी जून में हो, मई में, जुलाई में, जब भी होती है, बट इब्तदाई बात अगली गवर्नमेंट के साथ वो स्टार्ट करेंगे। वैसे अब तक जितने हमने जमातों के मंशूर डिस्कस किए हैं उसमें IMF के हवाले से ये जो करंट प्रोग्राम है, किसी ने कोई क्लियर रोड मैप नहीं दिया, लेकिन PMLN का अभी मैनिफेस्टो नहीं आया और इन ऑल प्रोबेबिलिटी लोग यही कहते हैं कि शायद अगली गवर्नमेंट वही बनाएंगे। तो लेट्स सी जब उनका मैनिफेस्टो आएगा तो उनका क्या मौकफ है IMF का, जो आगे प्रोग्राम जारी रखेंगे और कैसे जारी रखेंगे, ये अब देखने वाली बात है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे कि डिस्पाइट IMF के साथ हमारा ये रिव्यू सक्सेसफुल हुआ, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी पोजीशन बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF से $700 मिलियन की जो अगली किस्त है उसकी मंजूरी के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें डेफिनेटली बेहतरी आएगी, और अगर आप कंपेरिजन करें पिछले साल से तो उससे तो बहुत सिचुएशन बेहतर है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त भी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हुए हैं वो हमारे दोस्तों के मरूने मिन्नत हैं, और कई ऐसी पेमेंट्स हैं जो अगले आइंदा हफ्तों में वो ड्यू हैं, और उसके लिए जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कर्जे जो है वापस करे और रोल ओवर की दरख्वास्त कर रहा है। तो जो इमीडिएट चैलेंज शहबाज हमारे लिए वो ये है कि आपको पता है कि 3 बड़े हमारे, अगर आप बायलैटरल क्रेडिटर्स देखें जो हमें रेस्क्यू भी किया, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड UAE। सऊदी अरेबिया ने पिछले साल दिसंबर में $3 बिलियन के तो रोल ओवर कर दिए, अब पेमेंट ड्यू है $2 बिलियन की UAE की, और इस हवाले से भी सुना है कुछ डेवलपमेंट हुई है, पेशरफ्त हो रही है। देखिए, ये वही कर्जे हैं ना जिसकी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान डिपेंडेंट रहता है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी वो डिपेंडेंट रहती है इन ममालिक के ऊपर, सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट आपको फिर चाहिए होती है IMF के प्रोग्राम के लिए, तो उसकी वजह से आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। 2019 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने $2 अरब का कर्जा लिया था मुत्तहिदा अरब अमारात से, 1 साल के लिए लिया था, लेकिन वो हर साल रोल ओवर हो रहा है, वापस नहीं कर पा रहे। उस वक्त हमने 3% शरह सूद के ऊपर कर्जा लिया था, और फिर हालात ख़राब थे, प्रोग्राम IMF का साइन नहीं हो रहा था, फाइनेंसिंग गैप था, तो हमें फिर एक इमरजेंसी में कर्जा लेना पड़ा मुत्तहिदा अरब अमारात से। इस दफ़ा जो शरह सूद
चार्ज की है मुत्तहिदा अरब अमारात ने वो 6.5% है। जो जुलाई 2023 में $1 अरब का कर्जा आया था, पहला जो $2 अरब का कर्जा है उसकी वापसी इसी महीने 17 जनवरी को पाकिस्तान ने $1 अरब वापस करना है, और फिर 23 जनवरी को एक और $1 अरब वापस करना है मुत्तहिदा अरब अमारात को। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़त लिखा है यूएई के रूलर को और उनसे दरख्वास्त की है मौदबाना कि आप ये जो कर्जा 1 साल के लिए रोल ओवर कर दें। और जो मुझे ज़राए ने बताया कि उसकी जो उन्होंने वजह वहाँ पे बताई है, बाकी भी उन्होंने जो लिखा है कि जो वजह है कि पाकिस्तान को क्यों कर्जा रोल ओवर करवाना है कि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिटर्न द यूएई लोन एंड टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी of the ongoing economic reform process. The deposits of the Abu Dhabi Fund for Development remain crucial for the stability of the external account. तो ये कामरान सारी हकीकत है कि बावजूद इसके और है तो गैर मामूली हालात। अगर आप फर्ज करेंगे 2 बिलियन निकाल दें, अब $700 मिलियन मिलने के बाद हमारे रिजर्व जो $8.8 बिलियन हो जाएंगे, और 2 बिलियन आप निकाल दें तो फिर आप वो नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, उसके बाद $2 अरब मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर हम मतलब वो जो गैर मामूली तो हालात है ना, इसीलिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बारहा मैं क्यों इन चीजों पे एम्फेसाइज करता हूं कि जो शॉर्ट टर्म की कुछ आपकी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं उसको बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है उससे अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। हमने नाज़रीन जनवरी में $2 अरब देना है मुत्तहिदा अरब अमारात का, मार्च में हमने फिर $2 अरब देना है चीन का, मई में $500 मिलियन देना है चीन का, जून में फिर $500 मिलियन देना है चीन का, जुलाई में फिर $1 अरब देना है चीन का, उसके बाद फिर जब दिसंबर आएगा फिर हमें $2 अरब देना है सऊदी अरब का। तो ये जो आपको इस तरह के जो बड़े बड़े कर्जे जो हमने लिए, ये मुश्किल हालात से और डिफॉल्ट करने से बचने के लिए लिए थे। इन कर्जों का उस वक्त लेने का मकसद ये था कि पाकिस्तान अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर तरीके से चलाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान पॉलिटिकल एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कस बन चुकी है पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, और जो हालात हैं उसकी वजह से जो गैर मुल्की ममालिक भी वो भी देख रहे होते हैं कि ये मुल्क कर क्या रहा है, हमसे तो कर्जा लेने आ जाते लेकिन अपने घर के मामला जो है वो ठीक नहीं करता। अब जो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ चुकी है, इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने की जरूरत है। 8 फरवरी के इलेक्शंस करवाएं, नई हुकूमत जो आती है उसके जिम्मे हुकूमत डालें, और ताकि वो अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मामला बेहतर हो चुके हैं पहले से जुलाई के मुकाबले में, अगस्त के मुकाबले में, उसको कंसोलिडेट करके आगे चला सके। हालात इतने भी सिंपल नहीं है। पाकिस्तान को $60 करोड़ का कर्जा एक और भी चाहिए चीन से। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जुलाई से कोशिश कर रहा है, उसमें कामयाबी नहीं हुई। इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इनिशियल जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान और चीन की 2 बैंकों के दरमियान, बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इन दोनों से पाकिस्तान ने हर बैंक से $30 करोड़ कर्जे के लिए तकरीबन इनिशियल इनका एग्रीमेंट तो नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। 1 साल का कर्जा था। शरह सूद जो बैंक ऑफ चाइना का 6% और ICBC का था तकरीबन 8.25%। कमर्शियल बैंक्स थे कि ये कर्जे हैं, इसके लिए बात हो चुकी थी। लेकिन इसमें कामरान जो ट्विस्ट आया, ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि लेटली इन दोनों कमर्शियल बैंक्स ने एक शर्त लगा दी कि पाकिस्तान ने जो सीपैक के तहत पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी कोई $400 अरब की अदायगियां करनी है। तो उन्होंने कहा जी कि अदायगियां जब तक नहीं होंगी तब तक हम ये कर्जा आपको नहीं देंगे। एंड दिस इज क्वाइट यूनिक सिचुएशन, इसलिए कि जो कमर्शियल बैंक का कर्जा होता है उसके साथ कोई शर्त मुंसलिक नहीं होती, ये क्लीन लैंडिंग होती है। यही वजह है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट भी होता है वो ज्यादा होता है। अब देखिए आप 6% पे कर्जा ले रहे हैं, अगर ये कर्जा वर्ल्ड बैंक से लेते, ADB से लेते, तो इसकी शरह सूद हो सकता है 2% होती, हो सकता है मैक्स 3% होती। तो बजाय 3% के जब आप 6% और 8.25% आप देने को जा रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि आपको क्लीन लैंडिंग चाहिए, तो वो हुआ नहीं है। तो दिस इज वेरी अनरियल सिचुएशन। वो शुड बी ब्लेम्ड, क्योंकि ये बात आप याद रखें कि ये जो IPPs के चाइनीज IPPs हैं उनके जो आउटस्टैंडिंग्स हैं, इशू ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि जो हाल ही अगर आप देखें, रिकॉल करें, जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स जिनकी मुलाकात चीन के सदर से हुई, तो उसमें बाकायदा तौर पर चीन की तरफ से जब भी स्टेटमेंट जारी हुआ तो इस इशू को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया। तो अगर चाइनीज प्रेसिडेंट जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे लीडर से मिलते हैं और इस पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है। तो और ये कोई आज का तो इशू है नहीं, तो ये फिर किस पर ब्लेम जाता है? क्या हमारी अपनी कोताही है? क्योंकि ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये $400 अरब तक पहुंच गया अब ये जो अदायगियां हैं, तो किसका कसूर है ये?
देखिए ये कसूर इसमें कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। 2015 में जो एनर्जी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें एक कंडीशन थी उसकी जो आज भी एप्लीकेबल है और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कि चीन के ये जो पावर प्लांट जितनी भी बिजली बनाएंगे जो हुकूमत पाकिस्तान को बेचेंगे उसका जो बिल होगा, अगर फॉर एग्जांपल 100 अरब रुपया उसने बिलिंग किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान 21 अरब रुपए के बराबर जो पैसा है वो रखेगा हर वक्त एक रिवॉल्विंग फंड के अंदर। अभी 21 अरब या 21% क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि सर्कुलर डेट में जाया हो जाती है, या नुकसानात की वजह से, या चोरी की वजह से, या फिर जो बिलों की रिकवरी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज नहीं कर सकती। तो चाइनीज ने बड़ा मैथमेटिकल काम किया था, उन्होंने कहा जी कि आपके पावर सेक्टर की ये सूरत हाल है, हम पावर प्लांट्स लगाने को तैयार हैं, शर्त हमारी ये है कि 21% आपको जो लॉसेज है हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, हमें वक्त पे अदायगियां आपने करनी है, तो इसलिए एक रिवॉल्विंग फंड बना दें। वो जो शर्त है वो कभी भी पाकिस्तान ने इंप्लीमेंट नहीं की। फिर इस नवंबर 2022 में जब उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी थे गालिबन, उन्होंने चीन जाना था, तो जाने से पहले चूंकि हम बड़े ओवर स्मार्ट अपने आप को समझते हैं एज अ नेशन, तो हम कोशिश करते हैं हम सबको थोड़ा सा वो चक्कर दे के तो काम चला लें। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान ने एक फैसला किया। फैसला यह था कि बजाय कि एक रिवॉल्विंग फंड बनाने का हम एक रिवॉल्विंग अकाउंट बनाएंगे और उसमें 48 अरब रुपया सालाना रखेंगे, 4 अरब रुपया पर मंथ, यहां से हम चीनियों की अदायगी करते रहेंगे। चाइनीज को यह अरेंजमेंट कबूल नहीं था, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल एग्रीमेंट था उसके ये खिलाफ था। तो हमने कोशिश तो की निजाम चलाने की, लेकिन निजाम चला नहीं। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आज सूरत हाल ये है कि चीन जो आपका बेहतरीन दोस्त है, आपकी मदद भी करता रहा है, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से अगर किसी मुल्क ने बचाया है, सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात। तो मेरा ख्याल दोस्तों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तो बेहतर ये कामरान इनकी जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो हुकूमत पाकिस्तान इसको एड्रेस करे। चाइनीज की भी यहाँ पे शर्त लगाना अनयूजुअल तो है, लेकिन अगर जड़ पे जाए तो जड़ हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल। और आपने जब रब्ता किया चाइनीज ऑफिशियल से, तो उन्होंने तो एक तो तरदीद की कि इस तरह की कोई कंडीशन जो है चीन इंपोज कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि दोनों ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और होपफुली ये जो टास्क है इसको अकम्प्लिश कर लिया जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे और आज वो वापस भी आ गए हैं। इस दौरे की क्या अहमियत है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट कहती है कि वो हमारे नुमाइंदे बनकर वहां पर नहीं गए थे, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम एफ के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो पिछले इतवार अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे। इस दौरे की दावत अफगान तालिबान की हुकूमत ने उन्हें दी थी और आज वो ये दौरा कंप्लीट करके वापस आ गए हैं। और आप कह सकते हैं कि ये गैर मामूली दौरा था। दो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में गए थे, वो पाकिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे नहीं थे, लेकिन वहां पर जो उनकी इंगेजमेंट हुई वो बहुत सिग्निफिकेंट है। यू नेम इट, जो बड़ा लीडर है वहां पर अफगान तालिबान का, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनजादा, जो कंधार में बैठते हैं, उनके साथ उनकी एक तवील नशिस्त हुई। और ये पहली नोन मुलाकात है किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा की जो अफगान तालिबान के अमीर हैं। उसके अलावा उनके जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके साथ उनकी मुलाकात, वज़ीर दिफा, जो रेफ्यूजीज के वजीर हैं उनके साथ, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तमाम लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। और दो के शहबाज गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही है कि ये हमारे नुमाइंदे के तौर पर नहीं गए थे, लेकिन स्टिल इसकी सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये मुलाकातें तो उनकी हुई जो अफगान तालिबान के नुमाइंदे हैं। जो उससे भी बड़ी खबर है कि जो इत्तलात वहाँ पर आ रही हैं कि उनकी मुलाकात जो TTP का चीफ है नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का जो सरबराह है हाफिज गुल बहादुर, उसके साथ भी मुलाकात की जो है वो इत्तलात आ रही हैं, विच आई बिलीव वेरी सिग्निफिकेंट गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ये फैसला किया है कि अब इन दहशतगर्दों के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और मौलाना फजलुर रहमान का उनके साथ मुलाकात करना इज एब्सोल्युटली आई थिंक वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए कामरान, इसमें दो सवालात पैदा होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप किसी पार्टी के साथ
जिनसे आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो बैकग्राउंड में तो चैनल्स खुले होते हैं, तो बैकग्राउंड में मुलाकातें हो जाती हैं। यहाँ पे नॉन बैकग्राउंड था कि एक चीज़ चल रही है और एक लीडर, अहम एक सियासी रहनुमा जा रहे हैं और वहाँ से जाके मुलाकातें करेंगे। क्या उन्होंने जाने से पहले जो सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से उन्होंने कोई इस चीज़ का कॉन्सेंट उनकी ली कि मैं वहाँ पे TTP के लोगों से मिलना चाह रहा हूँ, और वो भी उन लोगों से जो मतलूब है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के वाक़यात में। एक चीज़ अगर उनकी इम्प्लिसिट इजाजत थी, तो दूसरा जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर टैक्टिक आपका होता है कि पब्लिकली डिनाई करते हो। तो अभी फॉरेन ऑफिस ने अपने आप को डिस्टेंस किया है मौलाना फजलुर रहमान की विजिट से, तो क्या ये जो उनका डिस्टेंसिंग है ये इस वजह से थी कि TTP की जो मुलाकातें थी वो पब्लिक हो गई, या इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड था? क्योंकि ट्रैक 2 ट्रैक 1.5 तो चलते रहते, उसको कोई और नहीं करता। इसका एक बैकग्राउंड है। देखिए, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जब ताल्लुकात कशीदा हुए, जब TTP के खिलाफ उन्होंने एक्शन नहीं किया, तो फिर पाकिस्तान ने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए। उसमें से एक जो स्टेप था, पाकिस्तान ने जो आला सतह जो कॉन्टेक्ट्स थे विद द अफगान तालिबान वो खत्म कर दिए। और जाहिर है कि अफगान तालिबान ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट फीलिंग द हीट, उनको पता है कि पाकिस्तान ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, पाकिस्तान उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब पाकिस्तान ने बिल्कुल आप कह लें कि उस तरह के कॉन्टेक्ट्स नहीं रखे, तो जो मेरी मालूमात है कि फिर उन्होंने सोचा कि मौलाना फजलुर रहमान जो वैसे भी जाना चाहते थे अफगानिस्तान, तो उनको दावत दी और उनके जरिए एक कोशिश उन्होंने की है कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात है उनको हल किया जाए। अब इसके अंदर जो दूसरा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान एक अहम जमात के लीडर हैं, उनको दफ्तर खारजा में बिल्कुल दौरे पर जाने से पहले उनको ब्रीफ किया गया कि जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव था। अब इस हवाले से जो मौक़िफ़ है पाकिस्तानी हुकाम का, वो ये कहते हैं कि ये इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस कि कोई भी अगर अहम जो रहनुमा है किसी भी मुल्क जाता है तो हम उसको अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो वहाँ पर जो बातें हुई, मसलन जो अफगान तालिबान के अमीर के साथ जो बात हुई है, अब चेंज नहीं है अफगान तालिबान की पॉलिसी में। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ऑफर किया है कि अगर पाकिस्तान संजीदा है तो हम आज भी TTP के साथ आपकी बातचीत शुरू करवा सकते हैं। उसमें इंटरेस्टिंगली जो इतलात आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा कतर में ऑफिस है तालिबान का, जो इस्तेमाल हुआ था अमरीकियों के साथ डील करने में, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर पाकिस्तान संजीदा है। अब इसमें जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनकी जमात ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकली दे आर क्लोज टू अफगान तालिबान, दे आर इंक्लाइंड कि जी ये बातचीत के जरिए मामला हल होना चाहिए। और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स उनको एट्रीब्यूट की जाती रहीं कि उन्होंने ये कहा कि जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो TTP के साथ मुज़ाकरात भी बहाल होंगे, ये अफगान नेशनल्स को वापस भेजने वाला जो मामला है इस पर भी नजरसानी की जाएगी। ये किसकी तरफ से स्टेटमेंट? ये मौलाना फजलुर रहमान को जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब जो मैंने यहाँ पे जो हुकाम से चेक किया, तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है ना वो बड़ी क्लियर है। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने कहा कि ही इज ऑल्सो प्लेइंग टू द गैलरी, डोंट फॉरगेट कि इलेक्शंस आ रहे हैं और वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस को भी वो कर रहे हैं टारगेट। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ कहते हैं जी बड़ा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान को हमारी जो फैसला है या अप्रोच है उनको अच्छी तरह से पता है कि TTP के खिलाफ उन्होंने क्या करना है, और हम उनके साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर कुछ होगा वो थ्रू अफगान तालिबान होगा, और ये अफगान तालिबान बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर तो वो ये काम करने के लिए तैयार हैं देन देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। अगर वो नहीं करते तो फिर वो हमसे किसी खैर की जो है वो इस तरीके से तवक्को ना रखें। अब इंटरेस्टिंग होगा, एक क्विकली इंटरेस्टिंग होगा कि अब मौलाना फजलुर रहमान बेशक वो एज अ प्राइवेट कैपेसिटी में गए हैं, वापस जब आते हैं तो पाकिस्तानी हुकाम को यकीनी तौर पर ब्रीफ करेंगे, क्योंकि पहले वो लीडर हैं जिनकी हैबतुल्लाह खुनज़ादा से मुलाकात हुई है, तो वहां से वो क्या पैगाम लेकर के आए हैं। अगर तो कोई नई बात है, उसके अंदर कोई नई तजवीज़ है, फिर इट कुड लीड टू सम काइंड ऑफ आइस ब्रेक। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इस एक विजिट से चीज़ें जो है ना कैन देखिए वो इसमें जो बॉटम लाइन वही आ जाती है कि पाकिस्तान TTP से डायरेक्ट मुज़ाकरा तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि अगर वो थ्रू तालिबान, अफगान तालिबान वो बात करना चाह रहे हैं, तो इवन देन देयर आर टॉक्स, डायरेक्ट नहीं होंगी, इनडायरेक्टली होंगी। तो इम्प्लिसिटली पाकिस्तान की कहीं ना कहीं फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक ख्वाहिश तो है कि अगर मामला किसी तरीके से ये सुलझे डायरेक्ट। अभी वो उस सूरत में पाकिस्तान कहता है कि अगर वो कहते हैं कि आप बात करें इनके साथ, तो पाकिस्तान कहता है कि अगर आप इस तरह मसले को हल करना चाहते हैं, हम बात नहीं करेंगे, आप इनके साथ बात करें। और उसके लिए जो रेड लाइन है वो बड़ी क्लियर है। मसलन जो स्टिकिंग पॉइंट है अगेन
कि जो टीटीपी है, जब पहले भी मुज़ाकरात हुए थे, वो कहते हैं जो साबका कबायली इलाके हैं उसका जो पुराना स्टेटस है उसको आप बहाल करें। अब वो पाकिस्तान कहते हैं जी कि हम ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी सॉवरेनिटी पे, और ना ही हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आइन से मुतसादिम हो। तो इसलिए जो विच मीन्स कि फाटा को आप दोबारा उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं दोगे और वो केपी का एक हिस्सा रहेगा, हिस्सा रहेगा, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि आइन में तरमीम की गई है और बगैर आइनी तरमीम के इसको अनडू भी नहीं किया जा सकता। बट नेवरदलेस एक सीरियस कोशिश जरूर लगती है, एटलीस्ट फ्रॉम दी अफगान तालिबान साइड। अब उसमें नया क्या है, जब मौलाना साहब वापस आएंगे तो तभी पता चलेगा। और ये जो मुलाकातें उनकी हुई हैं, अब देखते हैं कि क्या इससे कोई वे आउट निकलेगा। ऑन द फेस ऑफ इट अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और दोनों जो अफगान तालिबान की पोजीशन है उसमें एक पोल्स अपार्ट है, उसको एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे लाना इज अ चैलेंज। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इशू की बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, जिसका काम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी को, खास करके बैरूनी सरमायाकारी को इनकरेज करना था, लेकिन ये हम पहले भी डिस्कशन करते रहे कि अब बहुत से अदर इश्यूज जो डायरेक्टली इकोनॉमी से, डोमेस्टिक आपकी इकोनॉमी उससे रिलेटेड है, उसके हवाले से भी फैसला कर रहे हैं। और शहबाज इसी सिलसिले में जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे, जो पार्लियामेंटेरियंस की एक स्कीम होती है जिसके तहत एलोकेट किए जाते हैं जो मेंबर कौमी असेंबली और सेनेट के लोग हैं उनको फंड्स, जो अपने हलकों में वो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उस हवाले से SIFC ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है। तो वो क्या फैसला है? देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर पर 2010 के बाद जब आइन में 18वीं तरमीम आई, फिर नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड हुआ, सूबों को वसाइल ज़्यादा दिए गए, तो उसके बाद भी जो सियासी जमातें थी जो बाद में सेंटर में हुकूमत बनाती रहीं, उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जो कि ज़्यादातर सियासी वजूहात थी, उन्होंने वफाक के अंदर वो वजारतें भी रखी जो कि मामला सूबों को हैंड ओवर हो चुके थे। उन्होंने वफाकी तरक्याती बजट से जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी फाइनेंसिंग जारी रखी, ऑल्दो ना तो इसकी आईनी तौर पर कोई ऑब्लिगेशन थी वफाक के ऊपर, और ना ही हुकूमत के पास पैसा था कि इस तरह की वो जो काम है वो कर सके। तो जब केयर टेकर की गवर्नमेंट आई और फिर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में भी ये इशू रेज हुआ, तो फैसला वहां पे ये एक इंडिकेशन आई कि वो तमाम मंसूबे जिनकी जो फंडिंग है वफाकी हुकूमत कर रही है, लेकिन उसकी प्रोजेक्ट्स की जो नेचर है वो सूबाई है, तो वो सूबों को ट्रांसफर कर दिया जाए। एक एक्सरसाइज हुई, तो जो चीज सामने कोई 323 ऐसे मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रही है और उनकी जो नेचर है वो सूबाई है। इनकी जो टोटल मालियत है वो कोई 912 अरब रुपए है। तो फैसला यही करना, जो प्रपोजल इनिशियली इनका यही ख्याल था, ये 323 जो तमाम के तमाम है ये वापस कर दीजिए सूबों को, लेकिन सूबों ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडिशनल वो लेने से इनकार कर दिया। तो जब ये सूरत हाल पैदा हुई, जो लास्ट मीटिंग हुई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की, उसमें प्लानिंग मिनिस्ट्री एक प्रपोजल लेके गई, उसकी 4-5 बड़े नुकात थे, जिसमें जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स का आपने जिक्र किया वो तो एक था। में जो फंडामेंटल जो मंसूबे या तजावीज़ रखी गई SIFC के सामने, उसमें सबसे पहले तो ये थी कि वो तमाम सूबाई प्रोजेक्ट्स जिनकी मंजूरी तो हो चुकी है लेकिन उसके ऊपर अभी कोई खर्च नहीं हुआ, उन तमाम मंसूबों को बंद कर दिया जाए। SIFC ने उसकी मंजूरी दे दी। 76 मंसूबे ऐसे हैं जो सूबों के हैं और उनके ऊपर अभी खर्च नहीं हुआ, और उसकी जो टोटल मालियत है वो 121 अरब रुपया है। वो अब SIFC के फैसले के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड नहीं करेगी। उसके साथ ही कोई 80% ऐसे मतलब मंसूबे जिनके ऊपर 80% फाइनेंसिंग हो चुकी है, उनके खर्चा हो चुका है, उनको SIFC ने कहा कि ठीक है इनको अब जारी रखें, वो जारी रहेंगे। लेकिन जो बुनियादी बात है, ओवरऑल जो 323 मंसूबे इन्होंने ट्रांसफर करने थे, अब फैसला ये वो 323 नहीं ट्रांसफर हो सकते, सिर्फ 76 ट्रांसफर होंगे। इसके बाद कोई 247 प्रोजेक्ट और 800 अरब रुपए की जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं वो अभी भी वफाक के ऊपर रहेंगी। जो हुकूमत चाह रही थी, जो SIFC चाह रही थी, कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन उसकी तरफ पहली बिगनिंग है। दूसरे दो अहम फैसले जो कामरान इसके अंदर हैं, एक तो आपने पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम का जिक्र किया, ये ऐसी डिस्क्रिशन स्पेंडिंग है जो कि कभी भी इनकरेज नहीं करनी चाहिए। ये जो मंसूबे होते हैं छोटे छोटे मंसूबे हैं, ज्यादातर अगेन प्रोविंशियल नेचर के हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है MNAs को उनकी जो पॉलिटिकल लॉयल्टीज हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए इनकी फंडिंग की जाती है। कभी ये 20 करोड़ होता था साल का, फिर ये 50 करोड़ हुआ। जो PDM की गवर्नमेंट थी
इन्होंने कोशिश की कि जो वफाक का जो बजट है उसको इस्तेमाल किया जाए और जो उनकी एक नफरत पाई जाती थी या एक डिससेटिस्फेक्शन थी उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट उसको ख़त्म किया जाए थ्रू डेवलपमेंट वर्क। तो इन्होंने 90 अरब रुपया मंजूर करवाया नेशनल असम्बली से और जाने से पहले जो 61 अरब रुपया था उसको रिलीज कर दिया काबीना डिवीजन को जो कि ये पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स को देखती है। तो 61 के ऊपर इन्होंने इनिशियली 26-27 अरब रुपए की स्पेंडिंग कर भी दी। अब वो चूंकि इलेक्शन करीब है उस पर स्पेंडिंग पिक करी तो 35.5 अरब रुपए पे पहुंच चुकी है। लेकिन एसआईएफसी ने फैसला किया कि जो तो 35.5 अरब रुपए खर्च हो चुका है सो हो चुका है और बाकी जो 61 टोटल जो है वो रिलीज हो चुका है, बाकी 28 अरब अभी भी उसमें बचा हुआ है। ये उनको पैसे अब नहीं मिलेंगे, ये एसआईएफसी ने कहा है कि आप इसको बंद कर दें। तीसरा उनका था प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव, वो अगेन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। 80 अरब रुपया रखा था पीडीएम की गवर्नमेंट ने, बाद में उन्होंने रीएलोकेशन की 55 अरब रुपया तकरीबन अभी भी उसमें पड़ा हुआ है। तो एसआईएफसी ने कहा कि ये वाला 55 अरब रुपया भी खर्च नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर जो मुझे सबसे बड़ा एक एतराज है ना, जब आप पार्लियामेंटेरियंस को पैसे देते हैं ऑब्वियसली वो अपने हल्के में अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन में जीतने के लिए वो सब करते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है कि वो फिर डिस्क्रिमिनेशन भी होती है कि जिस हल्के में आपका वोटर है आप उधर काम करवाएंगे बाकी को निगलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रैक्टिस को तो कंप्लीटली डिस्करेज करना चाहिए और वही जो हम बात कर रहे थे, जो हम अब ज़रा इलेक्शंस आ रहे हैं हम बात भी करते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट वाला मामला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कल के प्रोग्राम में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोकल गवर्नमेंट जो इफेक्टिव हो जाता तो आई एम श्योर कि उसमें फिर चीजें जो हैं वो आपको इस तरह के फंड्स जारी करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ती। अगर लोकल गवर्नमेंट्स होंगी तो एमएनएस और एमपीएस के ऊपर जो वोटर्स है वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, उनकी कोई गली बना दे, उनका कोई सोलंग लगा दे, कोई कब्रिस्तान की दीवार बना दे। इसी वजह से हमारे वो चाहते भी नहीं है, असर रसूख खत्म हो जाता है। फिर इसमें जो सबसे बड़ा इसके अंदर एक जो नुकसान होता है कि इसमें वेस्टेज बहुत है। जो नॉर्मल आपका एक प्रोसेस होता है किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने का, वो जो प्रोसेस है वो फॉलो इस केस में नहीं किया जाता। पार्लियामेंटेरियन की स्कीम में एक डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ स्पेंडिंग होती है। एक स्टीयरिंग कमेटी बनी होती है जिसको पॉलिटिशियन या कोई मिनिस्टर चेयर कर रहा होता है और जो स्कीम होती है वो नीचे हल्के से आती है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि इसमें कम से कम 30 से 40% पैसा जाया हो जाता है। कैसे जाया होता है वो तो कोई इन्वेस्टिगेटर ही बताएगा, हम नहीं बता सकते, लेकिन दिस इज वेस्टेज ऑफ स्पेंडिंग। जाया भी होता है और आपको पता है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कमीशंस और किकबैक्स होती हैं तो उसको आप जाया कहें या किस तरह से कहें, आई थिंक इस प्रैक्टिस को बहरहाल डिस्करेज करना चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।